किसान भाइयों, टमाटर की ए टू जेड जानकारी वाले इस छठे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस छठे भाग में हम टमाटर के फसल के अंदर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपको कैसे करना है इसके बारे में बताने वाले हैं। हालांकि इसका एक बेसल डोज वाला भाग हमने पहले ही बता दिया है, जो कि आपको एक दो तीन चार भाग में से एक में मिल जाएगा। तो वो भाग देखकर ये भाग देखेंगे तो आपको आगे की जानकारी भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आज के इस विषय को हम शुरुआत कर देते हैं। आज का प्रमुख विषय है टमाटर के फसल के अंदर हमारा फर्टिगेशन या फिर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए। तो फर्टिलाइजर, ओके। तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, इसका जवाब अगर किसी से पूछा जाए तो उसका जवाब यही आएगा कि यार फसल की ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए, मतलब फसल को कमांड देने के लिए। यार तू अभी सिर्फ पत्तियां बढ़ाने का काम कर, शेंडा को बढ़ाओ, इंटरनोड की साइज लंबी कर या फिर छोटी कर, साइज बढ़ा, मैच्योरिटी ला, ये सब कमांड फसल को देने के लिए हम अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट या और न्यूट्रिएंट के सारे जो भी एक हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के सहारे आपके फसल में ये सब चीजें नियंत्रित होती रहती है। तो ये लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये लॉजिक आपके दिमाग में क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि हमने एक पिछले पार्ट में भी बताया आपको, पिछले भाग में, कि अभी देखो, अभी हम पहले सेक्शन में क्या जानेंगे कि टमाटर की फसल के पहले महीने में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपको कैसे रखना है। अभी फर्टिलाइजर मतलब अभी सब ड्रिप के ऊपर ही खेती करते हैं, तो अभी लिक्विड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट यही यहाँ पे विषय होने वाला है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में हमें पहले महीने के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है और क्यों अपनानी है, ये अगर समझना है तो अभी मैं बताने वाला हूँ वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि आपको जो भी इंटरनोड का साइज है पहले महीने में शॉर्ट रखना है। जितना शॉर्ट रखोगे उतना ज्यादा इंटरनोड का संख्या बढ़ेगा, और जितना संख्या बढ़ेगा उतना फुटाव मिलेगा, और जितना फुटाव मिलेगा उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। तो अभी ये फर्टिलाइजर का और शॉर्ट इंटरनोड का संबंध कैसे है? तो सिंपल एक बात है कि अगर आप नाइट्रोजन अगर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में पहले महीने ही बढ़ा देते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने कैल्शियम नाइट्रेट ही दे दिया, तो वहां पे इंटरनोड की साइज लंबी लंबी होती जाएगी और आपको कम इंटरनोड मिलेंगे 1 फीट के अंदर। अगर 1 फीट के अंदर आपको कम इंटरनेट मिले तो यहाँ से फुटाव होगा कम, और उसी जगह अगर आपने सही डायरेक्शन में 12 61 13 40 13 या फिर ज्यादा ही ग्रोथ आपके जमीन में है तो 52 34 का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे शॉर्ट इंटरनोड अच्छी तरीके से आपने 1 फीट के अंदर 7 8 9 10 सेट कर लिए, तो जो होने वाला फुटाव है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा, और ज्यादा फल फूल आपके फसल के अंदर दिखाई देंगे, और आप अच्छी फसल बेझिझक ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला बात तो मैंने समझा दिया कि पहले महीने में ये 1 फीट के अंदर का जो डिस्टेंस है वो आपको तय करना है। तो ये तय करने के लिए फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में पहले महीने में जो भी आप एनपीके देने वाले हो या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट देने वाले होंगे, तो उनमें कुछ चीजें सावधानी पूर्वक आपको इस्तेमाल करनी है। जैसे कि एनपीके के अंदर जैसे कि एनपीके के अंदर आपको नाइट्रोजन बिल्कुल ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा दिया तो ये लंबाई बढ़ती जाएगी। फास्फोरस की लेवल ज्यादा बरकरार रखनी है, ज्यादा फास्फोरस भी गया है 12 61 में 61, यानी कि फास्फोरस ज्यादा है नाइट्रोजन की तुलना में। 13 40 13 में फास्फोरस ज्यादा है और नाइट्रोजन और पोटेश की तुलना में। तो इस तरीके से आपको फास्फोरस की मात्रा आपकी फसल में ज्यादा रखनी है, जिससे इंटरनोड शॉर्ट आकर बड़े चौड़े चौड़े आए, और इससे स्टोरेज भी बढ़ेगा आपके फसल के अंदर। जो भी स्टोरेज कैसे बढ़ता है, आपका जो तना है वो जो स्टेम है वो ज्यादा मोटा होता जाता है, और उसी को हम कहते हैं कि यार स्टोरेज बढ़ रहा है। और पोटैश, अगर आपकी जमीन अगर आपकी जमीन में हल्की वाली मिट्टी है और पौधा बहुत तेजी से दौड़ता है, 12 61 दिया, 52 34 दिया, फिर भी आपके फसल के अंदर पौधा बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे पोटेश के रूप में आपको इस्तेमाल करना है पोटेशियम सोनाइट। तो पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है। तो पोटेशियम सोनाइट से क्या होगा, जो पौधा तेजी से दौड़ रहा है उसको ब्रेक लग के इंटरनोड शॉर्ट आने लगेंगे। थोड़े समय के लिए कार्य करेगा, लेकिन आपको थोड़े समय के लिए ग्रोथ रुकवाना होगा। ऐसी सिचुएशन में ही आपको पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल करना है। तो ये होगा एनपीके का।
अभी आ गया कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर का। तो आपको एक बात बताया मैंने, तो कैल्शियम नाइट्रेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इंटरनोड बहुत लंबा लंबा आएगा और आपका यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पोटाश को मदद देता है, जो कि सोनाइट के अंदर भी है। तो मैग्नीशियम और पोटाश का जो भी कॉम्बो है वो अच्छा बन जाता है। अगर आपके जमीन में जो भी एक नाइट्रोजन हाई वाली जमीन है, यानी कि ग्रोथ हद से ज्यादा होने वाली जमीन है, तो वहां पे आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सल्फर का ग्रोथ के बीच में ज्यादा रोल नहीं, लंबाई चौड़ाई के अंदर। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल भी आप कह सकते हो पोटैश की तरह। तो सल्फर सल्फर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर आप सल्फेट फॉर्मुलेशन में जितने भी एक न्यूट्रिएंट आते हैं, कैल्शियम सल्फेट हो गया जिसे जिप्सम कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका सल्फर भी वहां पे जाता रहेगा और सल्फर आपके फसल के पहले स्टेज से लेकर हार्वेस्टिंग के स्टेज तक बहुत जरूरी है। मतलब प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक सभी स्टेजेस में, अवस्था में फसल को ग्रोथ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट वो भी है। इसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि फेरस का मात्रा देना है। यहाँ पे आपको फेरस का क्वांटिटी मैनेज करना है। जिंक यहाँ पे नहीं देना है। जिंक अगर देते हो, जिंक और नाइट्रोजन का कॉम्बो हो गया, यानी कि दोनों को ने एक साथ काम करना शुरुआत कर दिया, तो आपके जो इंटरनोड है वो लंबे लंबे हो जाएंगे। इसीलिए पहले महीने आपको फोकस क्या क्या करना है, पहले तो फॉस्फोरस आपको फोकस करना है। दूसरा बात, अगर ग्रोथ ज्यादा है तो पोटेश और मैग्नीशियम या फिर सोनाइट से आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और तीसरी बात, ये कुछ भी हो, ग्रोथ कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, आपको फेरस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पहले महीने में फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चिलेटेड फेरस इस्तेमाल करना है, आप फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे बात आती है कि यार फॉस्फोरस भी इस्तेमाल करने को बोल रहे हो और सल्फेट भी इस्तेमाल करने को बोल रहे हो फेरस सल्फेट के नाम से। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी क्या करनी है कि अभी देखो, आज आपने 1261 का चुनाव किया फर्टिगेशन के लिए, तो 1261 आपका ड्रिप में से जाता है और उसके 5 दिन बाद आपको फेरस सल्फेट देना है। फेरस सल्फेट देने के बाद फिर से 5 दिन बाद कोई 1261 या फिर 1340 तेरह जाएगा। फिर उसके बाद फिर से 5 दिन बाद मैग्नीशियम सल्फेट देना है। फिर से आपका 1340 तेरह या फिर 5234 कुछ भी आपके ग्रोथ के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। और फिर से फेरस सल्फेट का ऐसा अल्टरनेटिव आपको चलाना है मैग्नीशियम और फेरस के बीच में पहले महीने तक। पहले महीने में आपने ये टारगेट अचीव कर लिया शॉर्ट इंटरनोड का, तो आप जीत गए। आपका हार्वेस्टिंग तक रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, अगर आप अच्छी तरीके से 1 फीट के अंदर पहले महीने में ज्यादा इंटरनोड सेट कर पाए तो की बात है। अगर आपने पहले महीने में फसल को दौड़ा दिया ज्यादा लालच में जल्दी फल निकालने के लिए, तो वहां पे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पहले महीने के लिए कैसा रहा आपने यहाँ पे देख लिया। अभी दूसरे महीने में क्या होता है, हमें यहाँ से फुटाव निकालना है। अभी इंटरनोड तो सेट कर लिया बॉस, अभी तो फल फूल की बारी है, ठीक है ना। तो अभी हमें फल फूल भी चाहिए, अभी इंटरनोड शॉर्ट करके करेंगे क्या, इसमें तो फल भी फूल भी लगने चाहिए। तो फूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज होता है बोरान। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का एप्लीकेशन करना है। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान इसमें दे देना है, जिससे क्या होगा, जो भी इंटरनोड आपने शॉर्ट रखे उसमें फुटाव आना शुरुआत हो जाएगा। और जैसे ही फुटाव आना शुरुआत हो गया, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको फल और फूल मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो 1 मंथ के बाद इंटरनोड शॉर्ट होने के बाद जो पहला एप्लीकेशन जाने वाला है, वो है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान। ठीक है, फुटाव कर लिया और अपने बोरान भी दे दिया। बोरान आपको 1 किलो एक ही बार में दे देना है, बार बार देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। बोरान आपको एक ही बार में दे देना है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान। ओके, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो और बोरान 1 किलो एक साथ 1 एकड़ के लिए आप दे सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का एप्लीकेशन हो गया, उसके 5 दिन बाद आपको सिंपल एक बात करनी है कि आपको 1340 तेरह, 1261 या फिर 5234 जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहना है। अभी ऐसा इसका इस्तेमाल भी कैसे करना है, मतलब इसका इन तीनों में से ही किसी का चुनाव कैसे करना है, तो वो कैसे पहचानना है ये समझ लो। अगर आपके 1 महीने के बाद फल फूल तो लग रहे हैं,
फल फूल लगने के बाद भी अगर पत्तियों के ऊपर जोर ज्यादा दिख रहा है आपका, मतलब पत्तियां ही बढ़ रही है, फल फूल पे कोई जोर नहीं, फल फूल में मजा नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में 52-34 का इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगे कि यार फल फूल पे तो सब जोर है लेकिन पत्तियां ही नहीं बढ़ रही, नया शूट नहीं आ रहा है जिसके कारण फूल भी नहीं आ पा रहा है, तो वहां पे 1261 का इस्तेमाल कीजिए। और आपको बैलेंस लग रहा है यार, फल फूल मतलब फल फूल यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहा जाता है, पुनरुत्पादक वाढ़ भी उसे हिंदी में कहा जाता है। और वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि शाकीय वाढ़, तो शाकीय वाढ़ और पुनरुत्पादक वाढ़ दोनों बैलेंस में आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, तो वहां पे 13-40-13 का आप एप्लीकेशन कर सकते हो। मतलब कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का हो गया। फिर एनपीके लेना है आपको, फिर से अल्टरनेटिव के तौर पर आपको यहाँ पे एक काम करना है, एक एप्लीकेशन जिंक का भी करा देना है। लेकिन जिंक का एप्लीकेशन आपको सिंगल नहीं करना है, हो सके तो इसमें इसके साथ सिलिकॉन मिला जाए तो अच्छा है। अगर आपके एरिया में सिलिकॉन नहीं मिलता है तो जाने दो, कोई टेंशन वाली बात वहां पे भी नहीं है। लेकिन जिंक के साथ हमने सिलिकॉन कंपलसरी किस लिए रखा था, क्योंकि जिंक के कारण फसल को एक क्या आ जाएगा, नाजुकपन आ जाएगा। तो उस नाजुकपन से बचने के लिए हम जिंक के साथ सिलिकॉन भी देने वाले हैं। जिंक आपके फसल में जो प्लांट हार्मोन है उनको एक्टिव करते हैं, साइज बढ़ाने में भी उससे मदद हो जाती है, साइज बढ़ाने वाले जो भी प्लांट हार्मोन है उससे वो बूस्ट हो जाते हैं। तो इसी कारणवश हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्टेज में जिंक का इस्तेमाल कर गया। अभी जिंक का इस्तेमाल कितना करना है ये भी जरूरी बात है, तो यहाँ पे हमें चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इस्तेमाल करने वाले ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट हम कितना इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ के लिए 5 किलो। ज्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है सस्ता होने के बावजूद, क्योंकि जिंक अगर कंट्रोल के बाहर से निकल गया बारिश के मौसम में तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। और अगर गर्मी का मौसम है तो यार जिंक सल्फेट आप 20 किलो भी देते हो तो कम है, कोई टेंशन वाली बात वहां पे नहीं है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। और जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन आगे की तरफ चलता रहता है तो वो आपको वैसे ही करना है कि तीसरे महीने में आपको क्या करना है कि एक बार तो आपको 1261 या फिर 13-40-13 उसका इस्तेमाल कर लेना है। और दूसरा एक एप्लीकेशन आएगा 5 दिन के बाद, तो उसमें क्या करना है, आपको पोटेशियम सोनाइड या फिर पोटेश और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन देना है। इससे क्या होगा, तीसरे महीने में जो मैच्योरिटी हो गया या फिर जो ताकत कम हो जाती है फसल की, थोड़ा स्टोरेज करके थोड़ा फुटाव करके, थोड़ा स्टोरेज थोड़ा फुटाव ऐसा करके, ये इससे कमांड फसल को मिलती रहेगी और आपके टमाटर के फसल में अच्छी तरीके से ग्रोथ होती रहेगी। तो इस तरीके से आपको चौथे महीने तक भी प्रोडक्शन का स्ट्रैटेजी आपके खुद के मन से बनाना है, ना कि मैं आऊंगा आपको शेड्यूल दूंगा, इस तरीके से नहीं करना है। मैं आने के बाद भी इसी तरह का दिमाग इस्तेमाल करके आपके फसल में शेड्यूल बनाता हूँ। तो यही पे आपको सब प्रेजेंटेशन आपके सामने किस तरीके से विचार किया जाता है, किस तरीके से तकनीक लड़ाई जाती है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनका सिलिकॉन का इस्तेमाल अगर आपके एरिया में अवेलेबल है सिलिकॉन, तो आप हर एक एप्लीकेशन में बेझिझक आग बंद करके भी इस्तेमाल करते हो, तो अंत तक आपकी पत्तियां और जड़ें रब बन के रहती है और उससे फायदा ही आपको होता रहेगा। तो सिलिकॉन का भी हो गया, एनपीके हो गया, हमारा 3 महीने तक का फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो गया है। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बाद हमारा प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। अभी कुछ किसान क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार मेरे को ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना है ड्रिप के माध्यम से। वो क्या करते हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का पानी बनाकर उसको 3-4 बार फिल्टर करके अपने जुगाड़ से, अपने रिस्क के ऊपर उसको ड्रिप में से दे देते हैं। तो वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, अगर आप अपनी रिस्क ले सकते हो। मैंने तो कई बार कबार बहुत सारे किसानों को देखा है 1846 का पानी बनाया और अच्छे से फिल्टर ना होने के कारण उन्होंने सब ड्रिप लाइन फोड़ दिया। तो अगर आपको आता है किसी अच्छे किसान की, जो अनुभवी किसान है उसके मार्गदर्शन में आपको ये चीजें करनी, अगर नहीं पता तो बिल्कुल नहीं भी किया तो चलेगा। आगे की जानकारी उन किसानों के लिए जो 1846, 12-32-16 या फिर 24-24 हो गया उनका घोल बनाकर ड्रिप में से या फिर हाथ से डालते हैं उनके लिए। तो अभी आपको वही चीज करनी है, 1846 यानी कि आपको 1261 को समझना है। 10-26-26 यानी कि आप ऐसे समझो कि यहाँ पे 52-34 की चर्चा चल रही थी। 12-32-16 यानी कि 13-40-13 सिंपल वाला स्ट्रैटेजी है, कुछ भी उसमें बदलाव यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसके साथ अभी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बाद अभी कुछ किसान क्या करते हैं, इसमें अच्छा सा प्रोडक्शन ले लेते हैं, 4 महीने में अच्छा प्रोडक्शन उनको मिल जाता है। तो 4 महीने के बाद क्या हो जाता है कि
इनको लगता है कि यहाँ से ऊपर से काट देते हैं, ये जड़ें अच्छी तरीके से फैली हुई होती है 4 महीने में, तो ये ऊपर से काट दिया, कि ऊपर से काट दिया, तो ऊपर से काट देने के बाद हम यहाँ पे कुछ नया नाइट्रोजन वगैरह देंगे, इसको बूस्ट मिलेगा और नया फूटा मिलेगा और फिर से हम इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसे महाराष्ट्र में दुर्री कहते हैं, आपके एरिया में क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे सिचुएशन में फर्टिगेशन कैसे करना है ये बता रहा हूँ। तो रेगुलर प्रैक्टिस, जो आपको ऑर्डिनरी दुकानदार के कंसल्टेंट वगैरह क्या बोलेगा कि आप ऐसी सिचुएशन में दूरी लेते वक्त कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन कीजिए, आपका जो फूटा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे बूढ़ा आदमी काम करने में ज्यादा सक्षम नहीं रहता है, वैसे ही 4 महीने के बाद आपकी फसल भी बूढ़ी हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर जो भी इंसेक्ट या फिर फंगस का जो अटैक होता है, तो उसके कारण वो उसके अंदर जो वीकनेस आ जाता है, उससे वो निकल नहीं सकती है। तो उसके अंदर से उसको निकालने के लिए हमें उसको ताकत देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ग्लूकॉन डी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर ग्लूकोज होता है। जी हाँ, ग्लूकॉन डी भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, भर भर के आप लाइक करोगे या फिर शेयर करोगे तो ग्लूकॉन डी के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ग्लूकॉन डी का भी ये इस्तेमाल कर सकते हो, सस्ते में बढ़िया। अगर ग्लूकॉन डी नहीं मिल रहा है या फिर अगर आपको ग्लूकॉन डी इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मूंगफली की खली, सरसों की खली, किसी भी फसल की खली का इस्तेमाल करके आप अपनी इस फसल को दूरी लेने से पहले अगर प्रोटीन देते हो, ताकत देते हो, तो इसका फोटा बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट होगा टमाटर के खेती के अंदर। अभी एक और चीज आती है, इसमें समस्या भी बहुत है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो आपका टमाटर है, उस टमाटर के अंदर क्या हो जाता है कई कबार, सॉरी ये तो संतरा हो गया। तो टमाटर के फसल के अंदर क्या हो जाता है, आ, मजाक। तो टमाटर के फसल के अंदर क्या होता है कि आपको एक समान कलर नहीं मिलता है। कई कबार होता है ना कि यार इस साइड में अच्छा सा कलर मिल गया लेकिन इस साइड में अच्छा कलर नहीं मिला, तो उसको 2-3 कलर का वो टमाटर दिखता है, तो जो कि आपको मार्केट में नहीं चलता है। इसको मराठी में तिरंगा कहते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को मुझे कमेंट में बताना। तो ये प्रॉब्लम आने की सही वजह क्या है? तो ये प्रॉब्लम आने की सही वजह है आपका टॉनिक का स्प्रेइंग। आप क्या होता है, सीपीपीयू हो गया, 6बी हो गया, ऐसे कुछ पीजीआर होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो कि आप जब भी फसल में स्प्रेइंग करते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये आपकी फसल हो गई, ठीक है ना, तो ये फसल में आप उस डायरेक्शन से स्प्रेइंग कर रहे हो, तो उस डायरेक्शन से स्प्रेइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी दवाइयाँ ज्यादा पैमाने पर बैठ रही है, और यहाँ पे उसकी तुलना में फल के इस बाजू में यहाँ पे जो भी डोज है वो कम जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन ज्यादा पैमाने पर हो जाता है इसकी तुलना में। फिर भी फल का एक गुण ऐसा है कि एक साइड में ज्यादा पीजीआर भी जाया गया तो वो दूसरे बाजू में वही आकार नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे ग्रोथ तो समान दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे पीजीआर ज्यादा जाने की वजह से मैच्योरिटी आते वक्त यहाँ पे जल्दी आ जाती है और यहाँ पे लेट हो जाती है, और आपको आंखों से ऐसा दिखने को हो जाता है कि यार मेरे टमाटर के अंदर एक बाजू में कलर नहीं आ रहा है, कुछ अच्छी तरीके से कलर नहीं पकड़ रहा है, तो क्या ये फसल में कुछ कमी है क्या? तो फसल में कुछ कमी नहीं, आप जब टॉनिक का इस्तेमाल करते होंगे तो कुछ ऐसी चीज कीजिए कि इसका जो कवरेज चारों बाजू से एक समान तरीके से होना चाहिए। अगर समान तरीके से आपका कवरेज अच्छी तरीके से हो गया तो कलर भी एक समान आ जाएगा। अभी हम कुछ माने, अभी कुछ बंदे भी बोलेंगे ना, यार हो गया भाई, गलती हो गया, अभी बताओ इसका इलाज क्या है? तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे गलती हो गया है, आपने डाल भी दिया और बाद में ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच्योरिटी लाना है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए तो पोटाश, एमओपी इसके ऊपर ज्यादा काम करते हैं, और लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने इसको तो नाम भी दे दिया है, ये पोटाश का डेफिशिएंसी है। पोटाश का डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको समय नहीं होता है कुछ बातें समझाने के लिए, तो एक आसान भाषा में इसको निपटाने के लिए वो क्या बोलते हैं, यार पोटाश का डेफिशिएंसी, पोटाश दे दे, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यही वो बात है कि हल्की जमीन में यह समस्या ज्यादा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हल्की जमीन में टॉनिक एक तरफ ज्यादा गया तो जमीन में वैसे ही पोटाश का कमी होता है, और
वहां पे कलर में दिक्कत आ जाता है। तो पोटश देने से ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होता है कि यहाँ पे पोटश का मात्रा ज्यादा मिलने से ये मैच करने की कोशिश करता है। तो टॉनिक का इस्तेमाल करते वक्त आपको इन सभी बातों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पोटश में अगर आपको ऐसी समस्या आ जाती है तो सबसे तेज गति से पोटश अपटेक करने वाला फर्टिलाइजर है पोटेशियम शोनाइड। तो पोटेशियम शोनाइड का ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी अपटेक हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपकी जमीन में पोटाश पहले से ही ज्यादा पैमाने पर मजबूत हो और फिर भी ये समस्या आए तो समझ जाना यार भाई, बात कुछ और है। बात कुछ और ऐसी हो सकती है कि यार पोटाश की भी मात्रा ज्यादा है तो आपके जमीन में या फिर फलों में या फिर प्लांट्स में आपका जो नाइट्रोजन का रेशियो है वो भी ज्यादा हो सकता है। पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन और भी ज्यादा, मतलब पहले से ही पोटाश ज्यादा जमीन में है और उस पोटैश की तुलना में नाइट्रोजन भी ज्यादा। ऐसी सिचुएशन आप नोटिस करना कि बारिश के वक्त ही ज्यादा होती है, आपको बाकी सीजन में नहीं दिखेगा। ज्यादा बारिश ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो ज्यादा बारिश ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं यमो। यमो यानी कि मॉलिब्डेनम, जिसे ये दो तरीके से मार्केट में मिलता है। एक पोटेशियम मॉलिब्डेनम के नाम से मिलता है और एक अमोनियम मॉलिब्डेनम के नाम से मिलता है। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हाजमोला की गोली की तरह है, 50 ग्राम भी दिया तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप ड्रिप के माध्यम से देना चाहते हो तो 250 ग्राम आप नीचे से डोज इस्तेमाल कर सकते हो। और ऊपर से अगर आपको नाइट्रोजन कंट्रोल करना है स्प्रेइंग के माध्यम से तो सिंपली आपको एक काम करना है कि एक 30 ग्राम से लेकर आप 150 ग्राम तक इसका इस्तेमाल 200 लीटर पानी में से कर सकते हो। अभी 30 ग्राम कब लेना है, 50 ग्राम कब लेना है, 150 ग्राम कब लेना है, तो प्रॉब्लम जितना बड़ा होगा नाइट्रोजन का उतना ज्यादा मात्रा आपको पोटेशियम मोलिब्डेनम का लेना है। तो इस तरीके से आपको नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करनी है। आपके इस प्रॉब्लम के लिए ही नहीं और कि देखो बारिश में अगर बारिश ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ जाता है और नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ गया तो डीसी प्रेशर इनसेट प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और भी अन्य तरीके हैं कि आप अपने हाथ से नाइट्रोजन डालते हो तो उससे डालने से भी अगर आपने हाथ पीछे कर लिया तो भी आपका ये समस्या नहीं आ सकता है। ये क्या आपका इनसेट प्रेशर और डीसी प्रेशर भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे हिसाब से कुछ हमने तो बहुत सारे टॉपिक तो कवर कर ही लिए, लेकिन फिर भी आपका एक आध क्वेश्चन तो इसके ऊपर भी बनता है। तो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट में आप कमेंट कर देना। हम इस सीरीज के एंड में क्या करने वाले, हर पार्ट के नीचे जितने भी सवाल आए उनको एक साथ आंसर देने वाले, जिससे क्या होगा ये सीरीज बिल्कुल A to Z के नाम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कोई सवाल ही नहीं बचेगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आप टमाटर की फसल में करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो और हाँ, ज्यादातर यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर में जाते जाते देना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो चिलेटेड का इस्तेमाल ना करें। पहली बात, चिलेटेड का इस्तेमाल ना करें। चिलेटेड की जगह सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। सल्फेट के इस्तेमाल से क्या होगा, आपका पैसा भी बचेगा और कछुए की जैसे रिजल्ट भी मिलता रहेगा लंबी समय के लिए। और सल्फेट के कारण आपका जमीन भी अच्छा होता रहेगा, पीएच डाउन होता रहेगा। तो इसीलिए चिलेटेड की जगह आपको सल्फेट का इस्तेमाल करना है। चुनखड़ी वाले जमीन में आपको दोनों इस्तेमाल करना है, सल्फेट भी इस्तेमाल करना है और चिलेटेड भी। चिलेटेड इसलिए कि जो अभी आई हुई करंट में जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए चिलेटेड, और भविष्य में ना आए इसलिए सल्फेट। तो चुनखड़ी वालों जमीनों को तो बहुत ज्यादा जरूरी सल्फर है, तो आप फर्टिलाइजर के माध्यम से सल्फेट फॉर्मुलेशन का बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका चुनखड़ी वाला प्रॉब्लम जो समस्या है वो भी धीरे धीरे करके कम होती रहेगी। तो आज का यह वीडियो टमाटर की A to Z जानकारी जिसके अंदर हमने फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बताया है वो आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। आपके फीडबैक के ऊपर ही अगले वाले वीडियो आते रहते हैं। और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, 10 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, जिसको कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड क्लास लेवल की जो भी जानकारी वो फ्री में देने वाले हैं। जी हाँ, मैं मेरे वर्ड से शब्द से नहीं मुकरने वाला, मैं फ्री में देने वाला हूँ। कोई आपको एक पैकेज नहीं होगा, कोई ऐसा कोई कोर्स वगैरह नहीं होगा पेड वाला, सब फ्री में मिलेगा। इसी कोर्स की तरह वो भी होने वाला है, जिसको करने के बाद आपको आपकी जमीन पहचान में आएगी कि आपके जमीन में आपको असल में करना क्या है और आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो।
और आपको यकीन नहीं आता तो आप वो कोर्स सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा, बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। तो उसके लिए एक आपको 1 मिलियन का टारगेट दिया है, तो ज़रूर आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम मिलते हैं अगले पार्ट में। जय जवान, जय किसान।